Hey, so hello everyone. This is C. Akash Kandoi, and I hope every one of you is doing really very good. Today I am very happy and very much satisfied for my students. उसके दो रीजन है. सबसे पहला आज का जो पेपर था वो, एंड सेकेंड जो मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने इतना प्यारा रिस्पॉन्स दिया है आज के पेपर के रिगार्डिंग. बिकॉज पेपर कैसा भी आ जाए, डिफिकल्ट आए या ईजी आए, वो सक्सेसफुल तभी होता है जब आपका पेपर अच्छा जाए एग्जाम में, राइट? तो I'm very satisfied with today's paper, and most of the students are very satisfied with today's paper. So in this video what we are going to do is we are going to do a short and quick paper analysis of November 2020 exams. ये मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आया था, कितने मार्क्स का आया था, राइट? वो जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज स्पेशली जो भी जैन फेब या मई 21 में पेपर देने वाले हैं उनको समझेगा कि आईसीएआई किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, पिछले अटेम्प्ट में कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है, और हमारा फोकस वाइल स्टडिंग कहाँ ज्यादा होना चाहिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे होना चाहिए या बाहर किसी एक्सटर्नल क्वेश्चन जो खुद से ड्राफ्ट किए गए उस पे होना चाहिए, राइट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला आप सबके लिए, तो प्लीज ध्यान रखना, राइट? ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले पेपर दिखाऊंगा. पेपर में आपको ऊपर से रफली ब्रीफ में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आया था. जिनका भी पेपर हो चुका है नवंबर 2020 में, प्लीज स्किप करने का ट्राई करना. ये वीडियो आप अपने एग्जाम्स के बाद देखना, अभी मत देखो प्लीज. ये वीडियो अच्छा गया है पेपर, मोमेंटम को कैरी करो बाकी पेपर्स के अंदर. आइडियली काफी महीनों के बाद यू कैन से एक पॉजिटिव एनवायरमेंट फैला होगा स्टूडेंट्स के मन में आफ्टर डूइंग दिस पेपर. सो वो पॉजिटिविटी को कंटिन्यू रखो थ्रू अदर्स पेपर्स. तो प्लीज ये वीडियो स्किप करो, अभी मत देखो, अपने एग्जाम्स खत्म होने के बाद देखो. बाकी जिनका भी अटेम्प्ट जैन फेब या मई 21 में, दे कैन वॉच दिस वीडियो. मैं यहाँ डिटेल्ड आपको एक्सप्लेन करने नहीं वाला हूँ कि सम कैसे सॉल्व करना है, वो तो आपको आता है. मैं सिर्फ बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपका आइडियली ये पेपर में से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से आया था और कितने मार्क का आया था. हमको मालूम पड़ेगा कि आईसीआई किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर, राइट? चलो ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. कंपलसरी क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1A. तो ये क्वेश्चन आया था आइडियली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक में से, कितने मार्क का? 12 मार्क का क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन था, राइट? आप लिखने पे ध्यान मत देना बिकॉज मैंने आपके लिए एक प्यारी सी समरी प्रिपेयर करके रखी है कि हर एक क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आया था और उसका पेज नंबर क्या है. मैंने मॉड्यूल रेफरेंस दिया है, मैंने अपने बुक का रेफरेंस नहीं दिया बिकॉज मैं जानता हूं कि ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, बट मेजरली ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ रखा है. तो मैं चाहता हूं कि इस चार्ट से सबका भला हो, तो मैंने इसलिए मॉड्यूल का पेज नंबर रेफरेंस दिया है, राइट? तो प्लीज आप लिखने पर फोकस मत करो, आप आराम से ये पेपर बाद में डाउनलोड कर सकते हो, ये पीडीएफ बाद में डाउनलोड कर सकते हो. कहां से डाउनलोड करोगे? पेपर और पीडीएफ आपको दोनों मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर. मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर लूंगा, आप आराम से देख सकते हो. जिनका भी एग्जाम चल रहा है नवंबर 20 में, प्लीज स्किप करो ये वीडियो, बाद में आराम से पेपर होने के बाद देखना, ठीक है? और उसका मैंने समरी भी दिया हुआ है कि कहां से मॉड्यूल से कितने मार्क का आया, बाहर से कितने मार्क का आया, ठीक है? वो सब मिल जाएगा आपको. मैं पहले आपको बता दूं क्वेश्चन वाइज कौन से टॉपिक में से आया था. सबसे पहला क्वेश्चन था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, 12 मार्क का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था. आइडियली मॉड्यूल से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जनरली मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस करके ही जाते हो. तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आप मिस्टेक करते हो तो वो गलती आपकी है बिकॉज आपने फिर से मिस्टेक किया है उसके अंदर. बिकॉज मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है तो आपका फोकस रहना चाहिए, आप उसमें फुल स्कोर करने का ट्राई करो, राइट? तो ये पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन था अपना ईपीएस के ऊपर, अर्निंग्स पर शेयर विच इज इंड AS 33. क्या ये क्वेश्चन मॉड्यूल में था क्या? नहीं. ये क्वेश्चन जब मैं अपने क्रैश कोर्स या कोई भी कोर्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस, उसके ऊपर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल लिखाता हूं जहां डाइल्यूटेड ईपीएस हम सीखते हैं इन केस ऑफ जहां मल्टीपल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स या पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है ये मॉड्यूल में तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोग डाइल्यूटेड ईपीएस का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व करते हैं. जैसे मैं भी अपने क्लास में एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं, भले ही वो क्रैश कोर्स क्यों ना हो, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये हम बोल सकते हैं कि सॉल्व एग्जांपल में से क्वेश्चन आता जो एटलीस्ट मैंने तो अपने क्लास में करा रखा था, राइट? तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस जहां मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसके ऊपर एक क्वेश्चन था. तो यस, अगेन 8 मार्क आपके जेब में था. तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन. लोग मुझे पूछते थे सर क्वेश्चन नंबर 1 कहां से आता है? मैंने बताया था कोई भी टॉपिक में से पूछ सकते हैं, सीएफएस से पूछ सकते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन से पूछ सकते हैं, कभी कभी वो करेक्टेड बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन पूछ लेते, और इस बार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और ईपीएस पूछ लिया था. और मैंने तो ये अटेम्प्ट में चीख चीख के बोला था कि ईपीएस और एम्प्लॉय बेनिफिट्स तो आना ही आना है. वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सीएफएस, बिजनेस कॉम्बिनेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, ये तो आता ही आता है, बट जो बाकी इंडेक्स बचते हैं उसमें से 115, 116 ईपीएस
और एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये तो करके ही जाना था, ये तो करना ही था, राइट। तो ये उसमें से 20 मार्क्स का आपका कवर हो जाता है। उसके अलावा अब हम आते क्वेश्चन नंबर 2A पे। ये क्वेश्चन नंबर 2A कौन से टॉपिक में था? ये क्वेश्चन नंबर 2A था 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। कितने मार्क का? 14 मार्क का क्वेश्चन था सर, 14 मार्क का। सर क्या ये क्वेश्चन मॉड्यूल का था? द आंसर इज नो, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। जिसने भी इंड एस 115 ढंग से पढ़ रखा है उसको ये कंसेप्ट पता होगा और वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेगा। ये कंसेप्ट था क्या? क्योंकि ये मॉड्यूल का नहीं था, मैं इसको एक ब्रीफ वे में डिस्कस करता हूं। आइडियली इसके अंदर ये बोला गया था कि हमको रेवेन्यू कैसे बुक करना है। अब रेवेन्यू का प्रॉब्लम ये था कि वो बोलता है कि अगर कंपनी 0 to 10,000 यूनिट्स बेचेगा तो इतना चार्ज करेगा, 10 to 35,000 यूनिट्स बेचेगा तो 80 चार्ज करेगा, और 35 से ऊपर बेचेगा तो 70 चार्ज करेगा। तो उस केस में वो बोलता है कि पहला आपको कौन सा मेथड यूज करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के अंदर हम सबको पता है कि हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या थी कि 9,000 यूनिट्स बिकने का प्रोबेबिलिटी वाज, एक सेकंड, 9,000 यूनिट्स बिकने का प्रोबेबिलिटी वाज 15%, 28 का 75%, 36 का 10%। तो प्रोबेबिलिटी लगाओ, रेवेन्यू का अमाउंट निकाल लो। ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट उस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट इज यूजिंग द मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड। तो इस केस में मोस्ट लाइकली आउटकम में हम प्रोबेबिलिटी यूज नहीं करते, हम देखते या तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर हम जो भी मोस्ट लाइकली आउटकम पॉसिबल है उसको देखते। तो हमारे केस में 75% वाज द मोस्ट लाइकली आउटकम। इसका मतलब हम सीधा सीधा 28,000 पे जितना भी पर यूनिट का रेवेन्यू है वो कंसीडर करके चल लेंगे, बराबर। ये आपका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में बोलता है कि एंट्री पास करने का फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो ये 14 मार्क आइडियली कंसेप्ट आपको पता है, तो ये इतना 14 मार्क्स जितना क्वेश्चन नहीं था, ये उतना लेंथी नहीं था, लेकिन क्योंकि ये बाहर का क्वेश्चन था, बाहर से मेरा मतलब है कंसेप्ट तो मॉड्यूल का ही है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया था। तो कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, और ये क्वेश्चन जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा उसका काफी टाइम बचा होगा। क्लियर है वाला पार्ट? तो ये था 115 का एक लौता क्वेश्चन जो कंसेप्ट पे पूछा गया था, जो आपके मॉड्यूल में प्रेजेंट नहीं था, राइट। बट जिसको भी कंसेप्ट आता है उसके लिए भी मैं बोलूं 14 मार्क आपके लिए बहुत प्यार से थाली में परोस के दिया गया था। इसलिए बोलता हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई ऐसा रहता है ना कि सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के चले जाते, फंस जाते हैं वो इसके अंदर, इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आएगा अपना बी पार्ट। ये था आपका इंड एस 34 में से इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड अगेन मॉड्यूल का क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बराबर। उसके बाद आपका 3A वाला, ये तो अपना है इंड एस 116 का, लीजेस का। ये जब मैंने इंड एस पढ़ाया था, मैंने पूरा का पूरा इंड एस यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ, और मैंने बोला था सेल एंड लीज बैक से ही आएगा। मैंने उस, आपको विश्वास नहीं है ना, वीडियो खोल के देख लो, मैंने बोला था ये क्वेश्चन तो करके ही जाना, और यही पूछ लिया गया। कितने मार्क का सर? 8 मार्क का। अगेन क्वेश्चन किसका है? मॉड्यूल का है, राइट। तो इसलिए बोलता हूं, जब मैं क्रैश कोर्स के भी जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बोला था कि जितना मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करो, आराम से स्कोर कर लोगे। अच्छा है, मुझे इतना प्यारा प्यारा मैसेज भेजा आपने, अच्छा लगा मुझे। आइडियली पॉजिटिव तो फील होता है, सेटिस्फाइड तो फील होता है ना, हमारे जब मेहनत रंग लाती है और स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा चला जाता है, राइट। चलो ठीक है, तो ये अपना लीजेस पे 8 मार्क का आके जो आ चुका। उसके बाद बी पार्ट 8 मार्क का, कहां से? इंड एस 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स। अगेन क्वेश्चन किसका था? मॉड्यूल का था, सीजीओ वाले पार्ट पे क्वेश्चन था, मॉड्यूल का क्वेश्चन था, राइट। चलो ठीक है। उसके बाद आएगा सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट था अपना इंड एस 2 इन्वेंटरी में से। इन्वेंटरी में से देखो क्वेश्चन पूछ लिया। आइडियली कुछ लोग सोचते हैं कि इन्वेंटरी में से कौन क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज ये तो एएस में भी सेम था, इंड एस में भी सेम है। पूछ लिया, कितना मार्क का? 4 मार्क का। सर क्वेश्चन बाहर का था क्या? नहीं, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन था। मॉड्यूल के क्वेश्चन कौन सा था, नंबर वंबर सब रेफरेंस वो शीट में अवेलेबल, उसका टेंशन मत लो, सिर्फ देख लो कि कौन से इंड एस टेस्ट किए इन्होंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A, कहां से क्वेश्चन था सर? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने बताया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 16 to 20 मार्क्स तो कवर करके ही छोड़ते हैं इन लोग। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से एक और क्वेश्चन, कितने मार्क का? 6 मार्क का। सर ये क्वेश्चन बाहर का? नहीं, ये भी कहां का क्वेश्चन था? मॉड्यूल का क्वेश्चन था। छपा छपाया क्वेश्चन से नंबर चेंज किया गया है। उसके बाद आएगा आपका बी पार्ट विच इज फॉर 6 मार्क्स। कहां से क्वेश्चन था सर? इंड एस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट से क्वेश्चन। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन, और अगेन कहां का क्वेश्चन सर? मॉड्यूल का क्वेश्चन। अगेन किधर से पूछ लिया सर? मॉड्यूल से पूछ लिया गया। चलो वेरी गुड सर, मॉड्यूल से ये कुछ बाहर से आया कि नहीं आया? वही तो बोल रहा हूं, नहीं आया। उसके बाद सी वाला पार्ट 8 मार्क के लिए, कहां से सर? इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में से। सर अगेन मॉड्यूल क्वेश्चन, हाँ मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। सर कौन से पार्ट पे क्वेश्चन था ये? जब हम स्टेप एक्विजिशन करते हैं, एक ही क्वेश्चन है स्टेप एक्विजिशन में मॉड्यूल के अंदर, इंड एस 103 के अंदर। उस क्वेश्चन पे ही क्या पूछ लिया तुमको? एग्जाम में पूछ लिया गया एक 8 मार्क का क्वेश्चन। उसमें क्या था? स्टेप एक्विजिशन। पहले 30% था, उसके बाद हमने और एक्वायर किया। तो उस केस में हम अकाउंटिंग किस दिन से फॉलो करेंगे? जिस दिन से कंट्रोल आया। तो कंट्रोल हमारे पास आया सेकंड एक्विजिशन में, तो उस केस में जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उसको हम फेयर वैल्यू पहले रीमेजर करते हैं, फेयर वैल्यू पे सीएफएस के अंदर। बस उसी पार्ट के ऊपर क्वेश्चन था, और पीसी का इन्फॉर्मेशन दिया था, पीसी आपको निकालना था। चलो डन। ये भी बिजनेस कॉम्बिनेशन से भी कहां का कितने मार्क का पूछ लिया? 8 मार्क का पूछ लिया गया। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 5A फॉर 6 मार्क्स। कौन सा? इंड एस
19 दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट। सिंपल क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म कंपेंसेशन के ऊपर और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के ऊपर क्वेश्चन था। मतलब इंड AS 19 में भी जो डिफिकल्ट पार्ट है वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान वाला है, उस पर भी नहीं पूछा, सिंपल वाले पार्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया। अगेन सर क्वेश्चन किधर का था, अगेन ये क्वेश्चन मॉड्यूल में था। हाँ ये सेम क्वेश्चन आया होगा MTP RTP में, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पहले से मॉड्यूल में प्रेजेंट है तो मैं उसको मॉड्यूल वाला क्वेश्चन बोलूंगा। अगर कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है और फिर वो MTP RTP में आया तो मैं उसको RTP MTP क्वेश्चन बोलूंगा, राइट। मतलब अगर कोई क्वेश्चन तीनों जगह प्रेजेंट है, मॉड्यूल MTP RTP, तो मैं पहले प्रेफरेंस मॉड्यूल को ही दूंगा, बराबर। तो ये क्वेश्चन कहां का था, मॉड्यूल का था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर B, ये था आपका इंड AS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। मैंने ना ऑलरेडी बताया था, ये आइडियली इंड AS ICAI टेस्ट नहीं करता है, बिकॉज कैश फ्लो आप बहुत पहले से पढ़ते आते हो, सबको पता होता है कैश फ्लो कैसे बनता है, क्योंकि हम IPCC लेवल से पढ़ते आते हैं और बीकॉम में भी इसके ऊपर चैप्टर होता है। लेकिन कुछ अटेम्प्ट से RTP MTP में तैर रहा था ऐसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मैंने बोला था कि इसमें से आएगा और मुझे लग रहा आएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो MTP और RTP दोनों में पूछा गया था, और वो कौन सी MTP RTP थी, मई 2020 के MTP और RTP के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। 8 मार्क का क्वेश्चन था, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनाने का था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन आया हुआ क्वेश्चन है। उसके अलावा मैंने बताया सबका सब ICAI के मटेरियल से आया। एक 14 मार्क का क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, वो भी छोटा क्वेश्चन था, 14 मार्क के लिए पूछ लिया गया। और एक EPS वाला क्वेश्चन था जो मैंने तो क्लास में कराया था उसको, बराबर। तो वो भी बाहर का नहीं बोलेंगे, बिकॉज अपन तो वो करके ही गए थे। चलो ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा C पार्ट, विच इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स, विच इज फॉर 6 मार्क्स। ये कौन से इंड AS पे था, ये इंड AS 28 पे था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। अगेन कहां का क्वेश्चन था सर, मॉड्यूल वाला ही क्वेश्चन था। चलो वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद आते क्वेश्चन पार्ट 6A के अंदर, राइट। ये तो हमारा फेवरेट शेयर बेस पेमेंट छपाया क्वेश्चन मॉड्यूल से। कितने मार्क का सर, 5 मार्क का, बराबर। मतलब किसी ने थोड़ा मेरा एडवाइस सुना रहेगा ना, इसका टाइम कम है, तो उसने अगर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, CFS, उसके साथ 19, बराबर 19 के साथ साथ EPS 116 115 ये भी करके क्या रहेगा, वो भी एग्जामिनेशन से ज्यादा मार्क्स ला सकता था, बराबर। अरे अभी ये मत बोलना जैन फेब वाले कि हम इतना ही कर लेते हैं, हर अटेम्प्ट के लिए एनालिसिस अलग अलग होता है। बट हाँ वो 4 प्रैक्टिकल टॉपिक्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, CFS, बिजनेस कॉम्बिनेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, ये तो कॉमन रहने वाला, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, बराबर। चलो ठीक है, ये 6A वाला पार्ट था। उसके बाद आएंगे हम 6B वाले पार्ट में। ये क्वेश्चन था इंड AS 12 के ऊपर, विच इज इनकम टैक्सेस। ये क्वेश्चन आपके RTP में पूछा गया था, मेरे ख्याल से नवंबर 18 की वो RTP थी जहां ये क्वेश्चन प्रेजेंट था, और नवंबर 18 के RTP में 4 केसेस थे, उस 4 में से 2 केसेस के ऊपर पूछ लिया गया था। आइडियली वो बोलता है कि DTA क्रिएट करना है कि DTL क्रिएट करना है, टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट कंप्यूट करने का, डिफरेंस को देखने का, DTA है कि DTL है। तो ये उस पार्ट पे क्वेश्चन था इंड AS 12 का। अगेन मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट इंड AS रहता ही रहता है ये। उसके बाद आएगा हमारा C पार्ट, CSR में इन लोग हमेशा एक ही पार्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं, वो एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। उसके साथ साथ इन्होंने एक और पार्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया, B वाला पार्ट, जो कि थोड़ा सा नया है। कोविड जो इतना चल रहा है उसके इंपैक्ट के ऊपर भी एक प्यारा सा 2 मार्क का इन्होंने इंसर्ट कर दिया, सेकंड वाला B वाला पार्ट, जिसमें पूछता है कि अगर तुमने कोई एक्सपेंडिचर किया है फॉर कोविड, मतलब कोविड के केस में तुमने कुछ सस्ते में गुड्स दे दिया, डिस्काउंट में दे दिया, तो क्या उस खर्चे को भी तुम मान सकते हो CSR का एक्सपेंडिचर। कोविड में किया गया कंट्रीब्यूशन CSR का एक्सपेंस मान सकते हैं, लेकिन इन्होंने पता एक्सपेंस कैसे किया है, इन्होंने अपने गुड्स को कंसेशनल या डिस्काउंट रेट पे दिया है। CSR में क्लियरली ये मेंशन्ड है कि कंसेशन या डिस्काउंट पे देने को हम CSR एक्टिविटी ही कंसिडर नहीं करते। वो डिस्काउंट या कंसेशन आपका CSR एक्सपेंडिचर नहीं बन सकता। तो उस केस में अगर कंसेशन डिस्काउंट कोविड वाले केस में भी दिया है तो भी ये CSR एक्सपेंडिचर नहीं बन सकता। हाँ लेकिन अगर आप PM कंट्रीब्यूशन फंड वगैरह में कंट्रीब्यूट करते तो हम उसको CSR मान सकते थे, बराबर। CSR में क्लियरली बोला गया अगर कॉस्ट के नीचे आप बेचो, सपोज आपने फ्री में दे दिया, तो जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स है सिर्फ उतना ही आपका CSR एक्सपेंस मान सकते हैं। बट यहाँ कॉस्ट के नीचे नहीं बेटा, यहाँ डिस्काउंट वगैरह में बेचा है, बराबर। तो ये CSR एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं होगा। हाँ अगर इन्होंने पेंडेमिक के चलते चलते अगर कॉन्ट्रीब्यूशन किया होता PM केयर फंड वगैरह में, तो उस केस में इसको CSR मान सकते थे, बराबर। चलो ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा D वाला पार्ट। D वाले पार्ट के अंदर भी और का ऑप्शन होता है, मतलब D में भी 2 क्वेश्चन होते हैं, या तो ये अटेम्प्ट करो या फिर ये अटेम्प्ट करो, बराबर। तो सबसे पहले वाले पार्ट में इन्होंने पूछा है इंड AS 111 के ऊपर, 111 इज जॉइंट अरेंजमेंट्स के ऊपर, बराबर। उसके ऊपर क्वेश्चन है। और उसका B वाला पार्ट में अगेन क्या टेस्ट कर लेने उन्होंने, इंड AS 115 के ऊपर। और ये दोनों A पार्ट और D का दोनों जो क्वेश्चन था वो सबका सब कहां से था, मॉड्यूल से क्वेश्चन था। सबको समझ रहा है क्या वाला, मतलब 115 से तो 19 मार्क का पूछ लिया इन्होंने। तो अगर मैं आपको रफली बताऊं ना, रफली कहां से कितने मार्क का आया है, तो ये समरी देखो, अगर आप देख पा रहे हो 124 मार्क्स का पेपर होता है, बराबर। उसमें से क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, पूरा कंपलसरी क्वेश्चन एकदम इजी था। उसके बाद मॉड्यूल में से कितने मार्क का पूछा गया है,
88 मार्क्स का मॉड्यूल से पूछा है, मॉड्यूल बोल रहा हूं, आरटीपी एमटीपी भी छोड़ दो, मॉड्यूल में से 88 मार्क्स का पूछा गया है। आरटीपी एमटीपी में से 14 मार्क, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मॉड्यूल में नहीं है लेकिन आरटीपी एमटीपी में आए, 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे बराबर। एक तो सीएफएस नहीं, एक तो कैश फ्लो वाला क्वेश्चन था और एक अपना कौन सा क्वेश्चन था, कैश फ्लो के अलावा ये वाला इंडेक्स 12 वाला क्वेश्चन था बराबर। उसके अलावा एक क्लास वर्क एग्जांपल जो मैंने बताया ईपीएस वाला, जो मैंने क्लास में कराया था, मल्टीपल पोटेंशियल लिक्विड शेयर, बिकॉज इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं था, बट क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ता तो मैंने वो क्वेश्चन हमेशा हर क्लास में कराता हूँ, तो वो 8 मार्क का आ गया था। और एक कंसेप्चुअल सम 115 का 14 मार्क का आ गया था, राइट। तो ऐसा आपके बनते हैं 124 मार्क्स। देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको 124 में से 124 मार्क्स का पेपर आना चाहिए, हमको अटेम्प्ट 100 मार्क का करना है। हम छोटे से आदमी, इतनी सी ख्वाहिश है कि एग्जामिशन के ऊपर 70 75 80 मिल जाए तो काम बन जाए, तो आप समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पूरा पेपर आ जाए। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको बस और बस बेसिक्स पे फोकस करना है। बेसिक्स मतलब आईसीएआई के मटेरियल पे फोकस करना है आपको। चलो आपने अगर नहीं पढ़ रखा है मेरे से तो आपको ये एग्जांपल नहीं आता होगा, मान लिया, चलो ठीक है। कंसेप्चुअल सम में भले ही, लेकिन एग्जाम में नया है तो नया लगता है, ये नहीं आता होगा, मान लिया। चलो एमटीपी आरटीपी आपसे मिस हो गई होगी, वो 2 में से एक क्वेश्चन नहीं आता होगा, मान लिया, लेकिन मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको नहीं आए, ये मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। चलो ठीक है, इसलिए मैंने बताया, मैं 2 बात से बहुत खुश हूँ, एक तो पेपर बहुत प्यारा है और एक अपने पॉजिटिव स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज अपने को जो मिले उससे। स्पेशली जो क्रैश कोर्स वाले हैं ना, जो एकदम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास टाइम कम होता है लेकिन वो चाहते हैं कि सब पढ़ ले, उनका जब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत खुशी होती है, राइट। चलो ठीक है, तो ये था एनालिसिस ऑफ नवंबर 2020 पेपर। ये दोनों शीट, ये जो एनालिसिस वाली शीट है वो और पेपर मैं दोनों टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लूंगा, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां से ये क्या डाउनलोड कर लेना, नोट्स वगैरह। क्लियर। स्पेशली जैन फेब वाले और मई वाले, उनके लिए बहुत काम आएगा, बिकॉज उनको मालूम पड़ेगा कि कहाँ ज्यादा आपको फोकस करना है। मेरे वाला पार्ट ओके। होप टू सी यू सून एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। चलो बाय बाय।